नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार एमपी कार्यक्रम में। और मकर संक्रांति की आप सभी को विशेष शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि हम आप तक कुछ विशेष जानकारियां पहुंचाएं हर दिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो आज की जानकारियां भी बहुत ख़ास हैं क्योंकि आज दिन भी बहुत ख़ास है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कार्यक्रम की तिथि, आज के दिन की तिथि। तो जैसा कि आज मकर संक्रांति है और तिथि भी ख़ास है, तो इस दिन की विशेष महत्ता ये है कि आज हमारा जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। और ये प्रवेश होने के साथ साथ दिन की तिथि भी जानना विशेष महत्वपूर्ण है। तो ये आज की तिथि है। आज जैसे कि तारीख है 14 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। तो दर्शकों, ये थी आज की तिथि और अब चलते हैं और जानते हैं कि आज का इतिहास क्या है। तो दर्शकों, जैसे कि आज तारीख है 14 जनवरी और आज के दिन का इतिहास भी बहुत ख़ास है। आज ही के दिन यानी 1761 में मराठाओं और अफ़गानों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध शुरू हुआ था। आज ही के दिन 1969 में भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। आज ही के दिन की बात करें तो 1977 में फॉर्मूला रेस 1 जो गाड़ी थी उसमें भाग लेने वाले पहले भारतीय नारायण कार्तिकेयन का जन्म आज ही के दिन हुआ था, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। और आज के दिन की एक खास बात और है कि 1999 में भारत का पहला अत्याधुनिक वायु परिवहन परिसर दिल्ली राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और आज ही के दिन 2016 में सामाजिक कार्यकर्ता और मशहूर साहित्यकार महाश्वेता देवी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। और आज विशेष दिन इसलिए भी है कि जो लोग आज के दिन में यानी मकर संक्रांति के दिन जन्म लेते हैं उनको भी हमारे पूरे नमस्कार एमपी टीम की तरफ से विशेष शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं, ये तो था आज का इतिहास। अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का सुविचार। तो आज का सुविचार है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ दर्शकों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको अपने अंदर से विश्वास है तो आप कोई भी कार्य बिना रुकावट के कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ख़ास बात आज की हो गई कि हमने आपको सुविचार बताया, इतिहास बताया। अब बारी आती है कि हम आपको बताएं कि जो हमारा आज का कार्यक्रम विशेष मकर संक्रांति से रिलेटेड है। तो आज जो हमारा जो विषय है वो भी बहुत ख़ास है कि आज हम मकर संक्रांति से रिलेटेड बात करने वाले हैं, लेकिन हमारे फ़ोन लाइंस भी ओपन हैं। और अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सुझाव हैं जो आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स पर जो हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 0755 266 0049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं 1800 233 0040। तो ये तो थे नंबर। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो हमारे कार्यक्रम का जो विषय है उससे संबंधित हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी हम आपका परिचय कराना चाहते हैं। तो हमारे साथ हैं आज आचार्य लोकेश जी, जो कि बहुत ही अच्छे एक ज्योतिषाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक वरिष्ठ चित्रकार भी हैं राजेश सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत। राज सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं तो विशेष है ही आज का दिन, जैसे कि हम सबको बता ही रहे हैं कि आज मकर संक्रांति का विशेष पर्व है और इस दिन की विशेष महत्ता होती है। तो सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है आचार्य जी कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो मकर संक्रांति है वो क्या है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, इसका इतिहास क्या है। जी, मकर संक्रांति जो आप जैसे समझते हैं तो आपने सुना होगा कि दक्षिणायन और उत्तरायण सूर्य का जो 6-6 महीने का परिवर्तन होता है। तो अभी जो सूर्य है दक्षिण से जो है मकर संक्रांति के दिन से जो है उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तर का जो क्षेत्र है वो देवताओं का क्षेत्र माना जाता है, दक्षिण का क्षेत्र हमारे पितरों का क्षेत्र माना जाता है। तो जब पितरों के स्थान से सूर्य परिवर्तित होकर देवताओं के स्थान पर जाते हैं तो हमारे पुण्य काम जैसे शादी विवाह वगैरह जो है हमारे पर्व चालू हो जाते हैं। और ये चूँकि सूर्य जो है अपने शनि
पुत्र की राशि में जाते हैं तो उस समय काफ़ी पुण्यवर्धक दिन कहलाता है। इसमें बहुत सारी, जैसे आपने भी आज बताया कि बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत सारी और भी बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं जो इसमें हुई हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति का जो पर्व है, जैसे महाभारत में काल में जो है भीष्म पितामह ने भी आज ही का दिन जो है मकर संक्रांति का दिन मतलब किया था कि आज ही के दिन मैं देह त्यागूंगा। आज ही के दिन अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी जो है भागीरथ के पीछे पीछे चलकर जो है कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है हमारे संक्रांति के पर्व को जो सामने आती है। जैसे मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, संक्रांति मतलब एक स्थान से दूसरी चीज़ में परिवर्तित होना, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन, यानी सूर्य का मकर राशि में जाना, ये संक्रांति कहलाता है। हर महीने में होती है संक्रांति, लेकिन ये जो विशेष जो है जो 6 माह में आती है दक्षिणायन सूर्य ने, ये विशेष महत्वता देती है। जी जी। तो ये तो था, आपने इतिहास बताया कि किस तरह से मकर संक्रांति की शुरुआत हुई और क्यों मनाया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी राज सैनी जी कि आप ये बताएं कि आपने 35 सालों से, आपने जैसा मुझे बताया था कि आप 35 सालों से चित्रकारी कर रहे हैं, कैसे शुरुआत की एक नए अपने जीवन को नया बनाने के लिए? चित्रकारी एक बहुत ही अलग अनुभव होता है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सामान्य तौर पे जो मेरा चित्रकारी की तरफ रुझान रहा वो ये रहा कि परिवार में तो कोई कलाकार नहीं हुआ हमारे, पर उसके बावजूद भी चित्रकारी का जो आकर्षण था वो मेरे साथ इस तरीके से जुड़ा कि मेरी लिखावट बहुत अच्छी थी। और लिखावट बहुत अच्छी होने के कारण ये हुआ कि जो स्कूल में स्कूली चित्र बनाए जाते थे, चाहे वो भूगोल के हों चाहे विज्ञान के हों, तो ये मेरे बहुत अच्छे से बनते थे। और जब मेरे ये बहुत अच्छे चित्र बनते थे तो लोग इससे प्रभावित होकर अन्य जो छात्र थे वो मुझसे चित्र बनवाते थे। और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि क्लास का डेकोरेशन करना है, किसी फंक्शन के टाइम पे चित्र बनाना है, तो मुझे आमंत्रित किया जाता था और मेरे जीवन में एक चित्रकारी का अंकुर वहाँ से शुरू हुआ। जी जी। तो दर्शकों, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, प्रदीप साहू जी हैं भोपाल से। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका। जी प्रदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क से आवाज आ रही है क्या सुनीता जी? जी 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 बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए, प्रश्न कीजिए अपना। सबसे पहले तो आप काफी लंबे समय बाद आपको टीवी पर देख रहा हूँ मैं, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जी, और मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, अपना प्रश्न करें। प्रदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, जी अपना प्रश्न करें। मेरा प्रश्न पर लोकेश जी पे जी। मैं ठीक है, मैं भी एस्ट्रोलॉजी का बहुत काम किया मैंने जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी कि शनि सूर्य में आता है, ये उत्तरायण होता है, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन वैसे देखा जाए तो शनि की जो पॉजिटिव राशि है ना वो कुंभ राशि, जिसमें शनि कंफर्टेबल फील करता है। कुंभ राशि यानी घड़ा होता है, कुंभ राशि यानी ज्ञान विज्ञान इंटेलेक्चुअल साइंस की राशि, बड़े बड़े महापुरुषों की राशि जो है कुंभ होती है। कुंभ में मतलब बहुत, ये आप भी जानते हो, शनि का बहुत अच्छा स्थान माना गया है। तो मकर संक्रांति मनाई जाती है, अच्छी बात है, कुंभ संक्रांति क्यों नहीं मनाई जाती है, जबकि कुंभ की संक्रांति की कभी कोई चर्चा ही नहीं होती? थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालें। और सुमिता जी, दूसरा प्रश्न मेरा चित्रकार महोदय से है। जी चित्रकारी जी, आप ये बताइए कि चित्रकारी का करना आज के समय में जो पारिश्रमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना प्रासंगिक है? जी, मैं एक के बाद एक प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचाऊंगी। जैसे कि पहले हमारे आचार्य लोकेश जी हैं, उनसे आपने प्रश्न किया। जी, आपने जो प्रश्न किया है कि कुंभ राशि की विशेष महत्ता क्यों नहीं है, मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो उनको पूजा जाता है, तो इसके पीछे की एक कहानी है, अगर आपको मालूम है नहीं, हमारे दर्शकों को बता देता हूँ कि जो सूर्यदेव हैं अपने पुत्र शनिदेव से बहुत उनका जो तालमेल नहीं है। ज्योतिष में सभी जानते हैं कि सूर्य शनि का तालमेल नहीं, पिता पुत्र का संबंध नहीं है। लेकिन पूर्व काल में जब सूर्य शनि की जो स्थिति थी उसको देखते हुए सूर्यदेव ने अपनी पत्नी जो है छाया और शनिदेव को अपने से दूर कर दिया था। तो उनको एक श्राप लगा था सूर्यदेव को, जिससे उनको कुष्ठ रोग की जो है स्थिति बन गई थी।
तो उसके कारण ये हुआ कि जब वो उससे निकलने के लिए काफ़ी प्रयास किया तो उनके पुत्र जो कि यमराज हैं उन्होंने काफ़ी तप किया और देवताओं को प्रसन्न किया। उसके बाद सूर्यदेव को मनाया कि प्रभु ये जो है स्थिति ठीक नहीं है, तो वो ठीक तो होगा कुछ लोग, लेकिन उनका जो क्रोध था सूर्यदेव का वो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने उस समय जो है उनके जो कुंभ जो राशि थी उसको अपने तेज से जला के ख़त्म कर दिया। तो कुंभ राशि जो चूँकि शनि की कहलाती है, लेकिन उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि जब ये वो ठीक हुए और ठीक होने के बाद जब स्थिति सामान्य हुई, तब यमदेव ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु ये जो समस्या है इसका समाधान कीजिए। तब सूर्यदेव ने कहा ठीक है, मैं अपने पुत्र के घर जाता हूँ। तो उन्होंने उनको एक नया घर दिया, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करती हैं हमारी 12 राशियाँ, आप जैसे जानते हैं सप्तग्रह हमारी परिक्रमा करते हैं। तो जब उन्होंने वो चीज़ सूर्यदेव ने अपने पुत्र को दी, तो शनि को जो राशि दी गई वो दी मकर, यानी उनका घर दिया गया शनिदेव को। तो मकर राशि में शनि विराजमान है। तो वहाँ पर इसलिए जो विशेष महत्ता है कि उसमें हमारे पुराणों में लिखा गया है कि अगर इस सूर्य राशि के परिवर्तन पर, कुंभ राशि वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मकर राशि पर, क्योंकि मकर राशि जो नया मिला है, तो सूर्य देव ने और शनिदेव ने दोनों ने ही इस प्रकार का वरदान दिया था कि इस दिन जो भी हमारी पूजन करेगा, या जो अभी हम और भी चर्चा करेंगे कि जो सामग्री दान करेगा, सूर्य से गुड़ है या तिल है, इस दिन जो दान करेगा उसका विशेष महत्व मिलेगा उसको जी। दूसरा जैसे वैज्ञानिक और बहुत सारे तथ्य हैं, अपन उसको भी आगे चर्चा मिलेंगे कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस कारण से उस राशि का विशेष महत्व है कि मकर राशि में ही जो है इन संक्रांति को ज़्यादा मान्यता दी गई है, क्योंकि वो जो उसके बाद से उनको पुण्य पर्व माना गया है उसको जी। तो आशा है प्रदीप जी आपको आचार्य लोकेश का जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर मिल गया होगा। अब मैं राज सैनी जी के साथ, वरिष्ठ पत्रकार जो चित्रकार है हमारे साथ, उनसे बात करी हूँ। तो आप बताइए कि जिस तरह से उन्होंने प्रश्न किया आप उसको समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से। तो उनका ये कहना है कि चित्रकारी के क्षेत्र में वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं, तो क्या उसमें आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है या होता है कि नहीं होता है। तो इसमें मेरा साफ कहना ये है कि अगर चित्रकारी की विधिवत शिक्षा ली जाए और उसको विधिवत समझा जाए, तो आज कम से कम हमारी चित्रकारी से जुड़े हुए कम से कम 10 विभाग ऐसे हैं कि जहां लोग अपना कैरियर बना के आर्थिक स्थितियों को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। और उन 10 विभाग में आपको ये बताएं कि आज हमारे चारों तरफ जितना भी कलात्मक क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं चित्रकारी से जुड़ा होता है। चाहे वो इंटीरियर की बात हो, चाहे लेमिनेशन की बात हो, चाहे एनिमेशन फिल्म बनाने की बात हो, फिल्म सेट डिज़ाइन की बात हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हमारी ड्राइंग पेंटिंग से जुड़ी होती हैं। और लोग अगर इसका विधिवत अध्ययन करते हैं, उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो आने वाले समय में वो अपना कैरियर बना के और उसमें आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छे से पनप सकते हैं। क्योंकि मेरे अपने जो अनुभव हैं कि मैंने चित्रकारी को सीखने के बाद आज 65वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद भी मेरी स्थिति ये है कि मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया है चित्रकारी को लेके। जी बिल्कुल। तो आशा है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा प्रदीप जी। अब हम आगे चलते हैं और दर्शकों हमारे साथ एक और कॉलर हैं, नंदकिशोर जी हैं बाराबंकी से। नंदकिशोर जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्रश्न करें। नमस्कार सर, मैं नंदकिशोर मिश्रा हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ आज ही मकर संक्रांति डायरी पे दिखाई पड़ रहा, कर भी है, खिचड़ी भी है, पोंगल का पर्व भी चला, तो इसको बढ़िया धर्म पूर्वक से, नियम पूर्वक से किस प्रकार से मनाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि किस तरह से मनाया जाए, नियम क्या होना चाहिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। देखिए, जो मकर संक्रांति का पर्व है इसका महत्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे आपने प्रश्न किया कि इसको कैसे मनाना चाहिए। अगर आप कहीं नदी तट पर हैं तो वहाँ पर प्रातः, चूँकि अभी आज जैसे समय की बात है कि मकर संक्रांति 14, 15 दोनों तारीख में आ रही है, तो इसका पुण्य काल जो है 15 तारीख को सुबह 8:30 मतलब 8:40 तक रहेगा। अगर आप नदी के किनारे हैं तो सुबह प्रातः काल जब सूर्योदय होता है उस समय जाकर वहाँ नदी में, कोई भी नदी उसमें आप स्नान करें तो उससे आपको एक विशेष फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप घर पर हैं तो घर पर गंगा जल या नर्मदा जल या जो भी आपका तीर्थ का जल है वो जल मिलाकर आप स्नान कीजिए। और जैसे हम उपटन लगाते हैं या नहीं हमारे पास, तो दूध दही भी थोड़ा एक शुद्ध जो शरीर को शुद्ध करता है तो वो मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। पहले के समय में जो है तिल को कूट कर जल में मिलाकर या गर्म पानी में मिलाकर उसको डालकर स्नान करते थे, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब इससे आपको एक पॉजिटिव रेज आपको मिलेगी, ऊर्जा की जो है संचार आपका बढ़ेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे।
तो आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैं आगे आपसे जानना चाहती हूँ आचार्य जी कि जैसे कि एक पौराणिक कथा होती है, तो जो हमारे दर्शकों को जो मकर संक्रांति की जो पौराणिक कथा है उसके बारे में बताएं। इस मकर संक्रांति के लिए अगर हम देखें तो कथा तो बहुत सारी है। जैसे मैंने अभी हमारे जो पहले प्रश्नकर्ता थे उन्होंने पूछा, तो वो कथा वहाँ से प्रारंभ हो गई है कि मकर संक्रांति जो सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ और उससे मकर संक्रांति पर्व हमारा मनने लगा, और वेदों में भी इस चीज़ की स्थिति आई कि जैसे जो है भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागने का दिन लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो यहाँ से इस पर्व की प्रारंभिक स्थिति तो वहाँ से बन गई है ना। और जैसे इसमें अगर हम इसको जोड़ना चाहें कि चूँकि आज बहुत ज्ञान विज्ञान बढ़ गया है और लोग जानना चाहते हैं कि भाई हम इसको मनाएं क्यों, हमको क्या फ़ायदा होगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो खगोलीय भी बहुत इसका महत्व है, वैज्ञानिक महत्व भी है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ शॉर्ट में कि अगर खगोली की बात करें तो आप देखते होंगे कि सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति होती है, सूर्य चंद्रमा में जो परिवर्तन होता है, इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो है हमारे राशियों का, जैसे दो पक्ष हैं, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष और जो चंद्रमा है इन चीज़ों पे चलता है, कृष्ण और शुक्ल, और जो सूर्य है वो इन पूरे महीने पे चलता है। जो संक्रांति पड़ रही है हर 12 राशि पे पूरे साल में ये 14 से 15 तारीख में परिवर्तित होता है। तो ये खगोलीय घटना है जिससे परिवर्तन होता है, जैसे ग्रहण भी पड़ते हैं, सारी चीज़ें बनती हैं। अब वैज्ञानिक तथ्य होता है कि जो लोग जानना चाहेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहेंगे वैज्ञानिक क्या फ़ायदे हैं हमको कि मकर संक्रांति हम क्यों मनाएंगे। तो मेरा ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है कि जो मकर संक्रांति का पर्व है इसमें वैज्ञानिक तथ्य ये होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जब संक्रांति के दिन से, जैसे मैंने कहा पर्व का दिन है कल सुबह 8:40 तक रहेगा, तो 6 महीने बाद जो है सूर्य हमारे उत्तरायण हो जाएंगे। उत्तरायण होने से तात्पर्य है कि सूर्य की जो गर्मी है वो बढ़ जाएगी। सूर्य की गर्मी बढ़ना है तो स्वाभाविक से आप नदी से देखेंगे तो जो वाष्पीकरण होता है, उस वाष्पीकरण को अगर हम ग्रहण करते हैं, जब सूर्य के उदय के समय हम स्नान करेंगे तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होगा, और जितना अधिक वाष्पीकरण होगा उतनी अधिक वर्षा होगी। तो इस दिन प्रातः काल में जब हम स्नान करते हैं जो कि नदी तट पर, तो हमको एक अच्छी ऊर्जा मिलती है और स्वस्थ रहने के लिए ये स्थिति बनती है। तो इसलिए अधिकतर लोग जो है इस पर्व को वहाँ पर जाकर मना लेते हैं जी। वैज्ञानिक तरह से आप स्वस्थ रहेंगे इससे अगर माना जाए तो जी। मैं यहाँ पर चाहूँगी कि एक कॉलर जो हमारे हैं वो प्रश्न करना चाहते हैं, तो पहले मैं प्रश्न ले लेती हूँ। सैनी जी से प्रश्न करना चाहते हैं। हमारे साथ है अमित जी हैं दिल्ली से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, प्रश्न करिए। अमित जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार मैडम। नमस्ते। दोनों लोगों को सबसे पहले मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं बताई हैं। जी सुन पा रहा हूँ। पहले सबसे बड़ा सवाल है, मेरी बेटी है 6 साल की जी। वो पेंटिंग में, चित्रकारी में उसका बड़ा अच्छा शौक है और अभी तो स्केचिंग और बहुत अच्छा कर रही है जी। तो ऐसे में हम जानना चाहते हैं सबसे कि उसको आगे ले जाने के लिए पेंटिंग में हम क्या कुछ विशेष ध्यान दें कि वो चित्रकारी के क्षेत्र में एक बढ़िया करियर बना सके। जी बिल्कुल। इसका जवाब ये है कि बेटी अभी कौन सी कक्षा में है, इस बात पे भी अभी तो छठवीं कक्षा में है। तो छठवीं के बाद कम से कम 8वीं क्लास में अगर वो आ जाती है तो उसको सबसे पहले आप एलिमेंट्री का कोर्स कराइए, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से होता है और 160 साल पुरानी संस्था है। और जितने भी आज देश के बहुत बड़े बड़े चित्रकार हुए हैं और बहुत बड़े नेता अभिनेता जो भी हुए, कहीं ना कहीं से उस शिक्षा जगत से और उस चित्रकारी की संस्था से जुड़े रहे हैं। तो इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री ये 2 परीक्षाएं होती हैं। तो 8वीं के टाइम पे वो एलिमेंट्री का कोर्स कर सकती है और उसमें ये उसकी शुरुआत होगी। उसके बाद फिर 9वीं 10वीं क्लास में आने के बाद वो इंटरमीडिएट का कोर्स करे, और इंटरमीडिएट का कोर्स करने के बाद 12th क्लास में आने के बाद उसको कम से कम आप BFA और फाइन आर्ट में जोड़ दीजिए। इसके बाद आप ये मान के चलिए कि उसके कैरियर की एक सुनहरी शुरुआत होगी और वो चित्रकारी के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन यापन कर पाएगी जी। तो आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। और अगर बच्चा अभी से ही जागरूक है चित्रकारी को लेकर तो ये बहुत अच्छी बात है, और किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है। और ये रुझान अगर उसका चित्रकारी की तरफ है आपकी बेटी का, तो उसको ज़रूर इस क्षेत्र में, जैसा कि सैनी जी ने बताया, आप उसको वो डिग्री कोर्स ज़रूर कराएं।
अब आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो गुड़ और तिल का महत्व है, जो बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन हम गुड़ और तिल के जो लड्डू बनाते हैं या चिक्की बनाते हैं, तो उसका क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, गुड़ और तिल की जहाँ बात अभी अपन ने हमारे पहले प्रश्नकर्ता ने पूछी थी, तो वहीं से प्रारंभ कर देता हूँ कि गुड़ जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, और तिल जो है शनि का प्रतिनिधित्व करता है। उस जो व्याख्यान अपन ने किया था कि सूर्य ने जो अग्निशम को जला दिया था या मकर राशि में प्रवेश किया, तो यहीं से इस चीज़ की प्रारंभिक स्थिति है कि गुड़ और तिल इन दोनों का सेवन, उस वेद पुराण में ये चीज़ आई है कि जो मकर संक्रांति के दिन अगर हम गुड़ और तिल का दान करते हैं या उसका सेवन करते हैं, तो जो शरीर में ऊर्जा होती है, क्योंकि समय का परिवर्तन होता है, ठंडी से गर्मी की स्थिति आती है, तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमको आज के दिन जो है तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। दान करने वाली जहाँ बात आएगी वहाँ पर तिल गुड़ का दान, उसमें कहा गया है कि जो इस दिन मकर संक्रांति तिल गुड़ का दान करता है, तो चूंकि सूर्यदेव और शनिदेव का मिलन का दिन है, तो उसमें उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जो दान करेगा उसका घर धन धान से भरा रहेगा, सुखी संपन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो वो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो तिल गुड़ का महत्व यहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है। तो ये तो आपने जाना कि किस तरह से गुड़ और तिल का जो दान है वो भी एक विशेष महत्व रखता है। अब मैं राज सैनी जी के पास जाना चाहूँगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और कैसे आपने अपना जो एक जो हुनर है उसको आगे बढ़ाने के लिए मतलब एक नया शुरुआत किया। ये मान के चलिए कि शिक्षा मेरी दमोह जिला में हुई जी, और बचपन से ही मुझे जो चित्रकारी का एक हल्का सा शौक़ था, वो जाके आने वाले जीवन में व्यवसाय बन जाएगा ये कभी सोचा नहीं था। और बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन से मैंने अपने प्रारंभिक चित्रकारी का जीवन शुरू किया, क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और मध्यम वर्गीय परिवार में कहीं कोई इस चित्रकारी को कोई गुंजाइश नहीं थी कि उसको अपनाया जाए। मेरे परिवार में सभी का ये कहना था कि आप पढ़ लिख के एक अच्छी सर्विस करें, क्योंकि पापा पुलिस विभाग में थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी पुलिस विभाग में जाऊं, पर मैं ऐसा समझौता नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे बहुत संघर्ष सहना पड़ा। और उसका परिणाम तो जहाँ तक मुझे ये बात कहने में संकोच नहीं होगा कि मैंने बाल्यकाल अवस्था मतलब 13-14 साल की उम्र जब थी मेरी, उसी समय से मैंने सामान्य तौर पे छोटी छोटी मजदूरियां करके और मैंने अपने पेंटिंग की खर्चे निकाले और उसके आधार पे मैंने अपनी पेंटिंग का सामान खरीद के और पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैंने प्रयास किया। और धीरे धीरे मौका मिला तो ग्रेजुएशन करते करते मैंने ये भी किया कि मैंने कोर्स किया पेंटिंग का, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम रहा। मेरे 95% मार्क्स थे और मुझे बहुत नौकरियां मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन सब चीज़ों के बाद भी एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में मेरी उड़ान थी, जिसका परिणाम ये कि मैं एक चित्रकार बना। जी, और आज आप एक विश्व स्तर पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश का जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। मैंने आपकी चित्रकारी देखी, उसमें आपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भी आपने चित्रकारी के द्वारा अपनी पेंटिंग बनाई है और अमिताभ बच्चन की भी आपने बनाई है। काफ़ी कुछ बहुत ही विशेष कार्य आपने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, गौरव का विषय है। अब मैं आपके साथ आगे जानना चाहूँगी आचार्य लोकेश जी की जो कि अभी 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों के लिए मकर संक्रांति अलग अलग होती है, तो उनके हिसाब से उन राशियों को किस तरह से दान करना चाहिए और 12 राशियों का क्या फल होगा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो जैसे संक्रांति का पर्व है और हमारी 12 राशियाँ होती हैं, तो जिस राशि के व्यक्ति जैसे मेष से लेकर हम मीन राशि तक बात करेंगे कि वो क्या सामग्री दान करें जिससे उनको लाभ मिले, क्योंकि सेवन तो करना ही है, गुड़ तिल का सेवन करेंगे, खिचड़ी का जो हल्का फुल्का भोजन वो भी करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए, मेष राशि जिनकी है, मेष राशि के जो जातक हैं वो मूंग की दाल, गुड़ और तिल का दान करें, ठीक है ना। जिनकी वृषभ राशि है, वृष राशि है, वो सफ़ेद चावल, सफ़ेद तिल या सफ़ेद कपड़े का दान या दूध या दही का दान संक्रांति के दिन कर सकते हैं जी। इसके अलावा जिनकी मिथुन राशि है वो मूंग की दाल ले लें, चावल ले लें और कंबल अगर दान कर सकते, जो भी इनमें से सामग्री आपसे यथासंभव हो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कर्क राशि है, चावल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं, तो या चांदी या सफ़ेद कोई वस्तु का आप दान करेंगे वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगली राशि जैसे सिंह राशि है, सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए तांबा है, गेहूं है या सोने की कोई आभूषण अगर आपकी सक्षमता है कर सकते हैं तो कर सकते हैं।
तो ये कर सकते हैं। जिनकी कन्या राशि है वो खिचड़ी समझते हैं, मूंग की दाल और चावल मिला के जो खिचड़ी बनाई जाती है उसका दान कर सकते हैं, कम्बल का दान कर सकते हैं, या हरा कपड़ा कोई आप छोटा रुमाल या जो भी आप कर सकते हैं, आपकी यथाशक्ति पर निर्भर करता है, वो आप दान कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो जैसे सफ़ेद जो उपरत्न आता है, डायमंड है, इस टाइप का कोई रत्न अगर वो ले सकते हैं, सक्षमता है तो वो दान कर दें। शक्कर का दान कर सकते हैं या कम्बल का दान कर सकते हैं। और अगली राशि जैसे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए मूंग की दाल है, लाल कपड़ा है और तिल है, ये सामग्री वो दान कर सकते हैं, जिससे उनको साल भर जो है स्वस्थ रहने के लिए या राशि पे जो उनको नुकसान है सूर्य शनि का उससे उनको राहत मिलेगी। अगली राशि लेते हैं जैसे धनु राशि है, धनु राशि के जो भी जातक हैं वो पीला कपड़ा दान कर सकते हैं, हल्दी दान कर सकते हैं, या सोने की कोई वस्तु या मोती दान कर सकते हैं, मतलब जो आपकी यथाशक्ति हो। मतलब मैं एक आपसे एक और बिंदु जानना चाहूंगी आचार्य जी कि जो दान है वो किसे किया जाए, ये भी हमारे दर्शकों को बता दें आप। मैं 3 राशि और बता दूं, उसके बाद आपको इस पे ले चलता हूँ। तो हमारे जो दर्शक हैं उनकी मकर राशि जिनकी है वो काला कम्बल ले लें, तेल दान कर सकते हैं, है ना, काली तिल दान कर सकते हैं, मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिनकी कुंभ राशि है वो काला कपड़ा दान कर सकते हैं, काली उड़द है, खिचड़ी है या तिल, ये दान कर सकते हैं। हमारी अंतिम राशि मीन राशि है, रेशमी कोई कपड़ा दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, चावल। तो ऐसे जो 12 राशियाँ हैं वो लोग ये सामग्री दान कर सकते हैं। अब बात आती है, आपने प्रश्न किया है कि किसको दान करना है और कब करना चाहिए, इसकी भी एक विशेषता है। तो पहली बात तो जो अति आवश्यक व्यक्ति है, जैसे क्योंकि शनि और इनका जो प्रभाव है उसके लिए जैसे कोई गरीब व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है उसको दान कर दें। अगर आपके पास ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर वहाँ ब्राह्मण को दान कर दें, है ना। ये जो सामग्री हैं ये आप वहाँ पर जाके दान कर सकते हैं। या पुण्य काल जो लोग ले रहे हैं, जैसे अभी हमारे दर्शक जो भी होंगे नदी के किनारे हैं, वहाँ पर जो जिनको जैसे क्योंकि हमारी राशि के हिसाब से कहा जाता है कि जो असहाय हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, अपंग हैं, जिनको कुष्ठ रोग, जैसे सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया, जो बिल्कुल मरीज टाइप के, उनको आप दान करेंगे तो निश्चित आपकी जो गृह दशाएँ हैं, जो नुकसान हो रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा। जी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आचार्य लोकेश ने बताया कि आप किस तरह से दान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप मंदिर में जाकर पंडित जी को दान दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने हमें बताया। और अब हम चलते हैं पर्यटन में आज माँ गढ़काली उज्जैन के दर्शन करने। तो चलिए मिलते हैं और देखते हैं। कालजयी कवि कालिदास और उज्जैन के सम्राटों की आराध्य देवी मां गढ़कालिका का ये मंदिर पुराने उज्जैन में आज भी शोभायमान है। यह मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उस संपूर्ण क्षेत्र को ही गढ़कालिका क्षेत्र कहा जाता है। महाकवि कालिदास, राजा विक्रमादित्य यहां साधनाएं करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने ईस्वी सन 606 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सिंदूर युक्त भव्य प्रतिमा के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है तथा दाएं बाएं महालक्ष्मी व महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकवि कालिदास को शास्त्रों का दिव्य ज्ञान इसी मंदिर से मिला था। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 शक्तिपीठों में से यह छठा स्थान है। यह मंदिर जिस स्थान पर है वहां पुरानी अवंतिका नगरी बसी हुई थी। कालांतर में धूलकोट के कारण यह दब गई थी। गढ़ की देवी होने के कारण इनका नाम गढ़कालिका पड़ा। कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर आज भी उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। माता का स्वरूप काफी प्रसन्नतादायक है। मूर्ति में चांदी के दांतों का भी आकर्षक प्रयोग किया गया है। माता की मूर्ति सिंदूर वर्णी है, जिसका प्रातः से ही स्नान, अभिषेक व श्रृंगार पंडितों द्वारा किया जाता है। मंदिर के अंदर गणेश जी की प्राचीन पौराणिक प्रतिमा है। सामने ही पुरातन हनुमान मंदिर है।
इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी की ये सेना 24 घंटे करती है। गौरतलब है कि पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ की खुदाई करवाई थी तब उसमें बड़ी ईंटें, मनके, टकसाल तथा सड़कें निकली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह स्थान ईसा पूर्व 500 वर्ष पुराना है। गढ़ कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौकों पर उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। तो देखा दर्शकों आपने, माँ गढ़कालिका जो मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन है। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन नगरी अवंतिका का निर्माण किया। उसके बाद वहाँ पर राजा हर्षवर्धन ने, मूर्ति कब निकली इसका कुछ इतिहास नहीं बताया जा रहा है। काफ़ी पुरानी और प्राचीन महाभारत काल की ये प्राचीन मूर्ति है और उसके बाद फिर इसका जीर्णोद्धार राजा हर्षवर्धन ने करवाया, जो कि एक विशेष कार्य था। और आज हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है माँ गढ़कालिका उज्जैन में प्रसिद्ध मंदिर। तो ये तो था माँ गढ़कालिका उज्जैन के मंदिर का इतिहास, और बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। आप ज़रूर जाइए, उज्जैन जाते हैं तो माँ गढ़कालिका दर्शन ज़रूर करें। अब चर्चा में वापस चलते हैं और अब मैं राग सैनी जी के साथ बात करना चाहूँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि आपने बहुत सारी प्रसिद्ध हस्तियों की पेंटिंग्स बनाई हैं, उसके बारे में बताइए। कैसे आपको मोटिवेशन मिला और आपने कार्य किया, उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। इसमें दोनों बातें हैं कि एक तरफ आर्थिक स्थिति की भी बात आती है, और आमतौर पे ये कहा जाता है कि कलाकार अगर एक जिसकी पहचान देश विदेश में बन जाए तो संभवतः समाज उसको अपनाता है, देश के लोग उसको अपनाते हैं और उसकी कलाकारी को सराहा जाता है। ऐसे ही मुझे जब सदी के महानायक अमिताभ जी की पेंटिंग बनाने का मौका मिला और उनसे भेंट करने का मौका भी मिला, तो उसके बाद मेरे महानगरी के रास्ते खुल गए। और महानगरी के रास्ते ऐसे खुले कि आज जिनको आप अंगुलियों पे गिन सकते हैं, जिनको आप हमारे देश की हस्तियां बोलते हैं या जिनको हम सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं, तो चाहे वो अमिताभ बच्चन जी की बात हो, लता मंगेशकर जी की बात हो, बाल ठाकरे जी की बात हो, ऋतिक रोशन परिवार की बात हो, दिलीप कुमार जी की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो, ऐसे संभवतः जहाँ तक मेरा मूल्यांकन करना है कि ऐसा कोई विशेष व्यक्ति नहीं बचा है कि जिसके घरों में मेरी पेंटिंग सजावट का काम नहीं कर रही है। जी, अभी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी आपने चित्र बनाया। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही एकदम नेचुरल जो पिक्चर हम देख पा रहे हैं वो आपने डिज़ाइन किया। काफ़ी कुछ विशेष कार्य आपने किए हैं, और लता मंगेशकर जी के लिए आप जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उनका भी आपने चित्र बनाया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको राज्य स्तर पर 2000 में पुरस्कार मिला और देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको 2005 में पुरस्कृत किया गया। कैसा अनुभव रहा आपको? क्या उपलब्धि पाने के बाद क्या फील आया आपके पास? जहाँ तक मेरा सोचना है कि पुरस्कार अंत नहीं होता है, ना कोई विराम होता है, बल्कि हम तो ये मानते कि ये तो एक अनवरल ऐसी यात्रा है कि आप जीवन में करते जाइए करते जाइए। कहीं किसी ने लिखा भी है कि आर्ट इज़ लॉन्ग लाइफ, कला की ज़िंदगी इतनी लंबी होती है कि कलाकार समाप्त होते जाएंगे पर कलाकारी समाप्त नहीं होती है। हर कलाकार एक कलाकार से दूसरे कलाकार तक अपनी कृति को ले जाता है, और इस प्रकार कला की उम्र बहुत लंबी होती है। पुरस्कारों की बात ये तो शायद मैंने तो पुरस्कार मिलते समय ये बात कही थी कि सरकार ने बहुत जल्दी कर दी मुझे पुरस्कार देने में। अभी तो मेरी सेवा कार्य चल ही रहा है और पुरस्कार कहीं से मेरे लिए विराम नहीं है, और उसका परिणाम ये कि मैं आज भी पुरस्कार सम्मान को
ऐसा मान के नहीं चलता हूं कि वो मुझे मिलते रहें, बल्कि समाज ने बहुत अपनाया कि मुझे पुरस्कारों की तो अनगिनत तौर पे मेरा सम्मान किया गया, पर मैं कलाकार होने के नाते अपनी कला को एक साधना के रूप में, एक तपस्या के रूप में अपना के चल रहा हूं कि मैं जीवन में कलाकारी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हूँ। बिल्कुल, और आप कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, जो कि आज इस उम्र में, आप 65 साल की उम्र में आप एक मोटिवेशनल बात कर रहे हैं कि मुझे अभी पुरस्कृत नहीं होना चाहिए था, मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। तो ये आपकी सोच उन युवाओं के लिए भी प्रेरित करने वाली होगी जो आपको आज यहाँ पर सुन रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आचार्य जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि मकर संक्रांति का जो आपने पर्व बताया 14 और 15 जनवरी के बीच में मनाया जाने वाला है, तो इसके बारे में भी हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, उनको बताइए आप। 14 और 15 फरवरी जैसे 2 दिन, हाँ, जो जनवरी में अपन मना रहे हैं, तो उसमें ये तो सूर्य की राशि परिवर्तन से सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ स्थान पर 14 को, कुछ स्थान पर 15 को, लेकिन जैसे 15 जो हम पर्व की बात करते हैं, पर्व जहाँ पर नदी स्थान है, नदी की जो स्थितियाँ हैं, गंगा जी, नर्मदा जी, तो वहाँ पर पर्व यानी पर्व का मतलब जो सुबह मैंने कहा था वाष्पीकरण के समय स्नान करने वाली बात है, तो वहाँ पर वो लोग जो है 15 तारीख को मनाएंगे। इसके अलावा जो संक्रांति, जो मासिक संक्रांति जो लोग मानते हैं, जैसे हमारे बहुत से और भी धर्म हैं, हमारे पश्चिम बंगाल में बात करें या पंजाब की बात करें या और भी जो हमारे क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे अलग अलग नाम से ही संक्रांति पर्व को मनाते हैं, लेकिन वहाँ पर अलग अलग मनाने की पद्धतियाँ हैं। जैसे कि आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि भागीरथी जो गंगा थी वो आई थी और कपिल मुनि के आश्रम में पहुँची थी, तो गंगा सागर आपने सुना होगा कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो इस मकर संक्रांति पर्व पर गंगा सागर में एक बहुत भव्य मेला लगता है, और वहाँ पर मैं समझता हूँ आज के दिन ही 14 तारीख और 15 तारीख 2 दिन में काफ़ी लोग स्नान करने जाते हैं, क्योंकि जो मुहूर्त होता है पर्व लेने का, वहाँ पर गंगा जी का स्नान करने लोग पहुँचते हैं। इसके अलावा जैसे आप सभी लोग जानते भी होंगे कि इस मकर संक्रांति को और भी देशों में मनाते हैं। पंजाब के लोग जो है जैसे धान की आवक हो जाती है, उसकी खुशी में जो है इसको मनाते हैं, पर्व को लोहड़ी बोलते हैं वहाँ पर, है ना। हमारे भारतीय क्षेत्र में मकर संक्रांति हम लोग बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में जैसे हमने बोला कि संक्रांति पर्व कहलाता है, गंगा सागर पर्व कहलाता है। दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो जो साउथ का क्षेत्र है, वहाँ पर पोंगल बोलते हैं इस क्षेत्र को, क्योंकि वहाँ पे भी सूर्य का परिवर्तन होता है, वहाँ पे चीज़ चेंज हो जाती है, तो नाम अलग अलग है। कर्नाटक में कुछ सुग्गी हुब्बा इस टाइप का नाम है, पूर्वोत्तर में देखा जाए तो माघ कहलाता है, बिहू कहलाता है, या गुजरात में उत्तरायण का पर्व कहलाता है ये, क्योंकि जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसको कहते हैं, और या उत्तर भारत में संक्रांत बोलते हैं इसको, यहाँ पे भी कुछ लोग बोलते हैं गांव के लोग। तो ये सारे पर्व जो हैं जुड़े आज ही के पर्व से हैं। 14-15 तारीख अधिकतर लोग जो बाकी पर्व हैं वो 14 तारीख को मनाते हैं, लेकिन जो पर्व लेने का है वो गंगा सागर में या अपने मध्य प्रदेश में जो तीर्थ स्थान में प्रयागराज में, वो कल जो है सुबह के पर्व को, स्नान को मनाएंगे, कल संक्रांति जी। तो आपने जाना कि किस तरह से पूरे देश में ये जो त्यौहार है, मकर संक्रांति का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। साल भर इस त्यौहार का इंतज़ार किया जाता है, जैसे गुड़ और तिल मिलकर जो एक बहुत अच्छा सौहार्द का वातावरण बनता है, और उसको हम जब खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो जो फील आता है वो कहीं ना कहीं एक रिश्तों में एक सामंजस्य और प्रेम का प्रतीक होता है। और अब हम आगे चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी राज सैनी जी कि जैसे आपने अभी अपना बताया कि आपने सम्मान प्राप्त किया, लेकिन आपको उसकी चाह नहीं थी, तो एक व्यक्ति जब काम करता है उसको सम्मान प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उसको ओतप्रोत होकर उससे और अच्छा काम करने की कोशिश करता है। तो आप बताइए कि आपके अनुभव जो रहे हैं, आपने काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, और एक बहुत छोटी पेंटिंग जो आपने 8 mm की बनाई है, और एक 1000 वर्ग फुट की जो आपने बनाई है, उसके बारे में बताइए कैसे आपको ये तरीका आया कि मुझे इस तरह की पेंटिंग्स बनानी है। मेरा कलाकारी के क्षेत्र में हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि जिस प्रकार आप सबसे अलग कैसे रहना चाहते हैं, और मेरा हमेशा से राशि के लक्षण के आधार पे माने या नाम के आधार पे माने कि मेरी हमेशा से एक पहचान रही कि मैं जो करूँगा सबसे हटके करूँगा,
और जो कुछ भी मैं करूँगा उससे पहले वो किसी ने ना किया हो। ये मेरे नेचर में ये बात हमेशा से रही और उसके परिणाम ये रही कि मैंने हमेशा कलाकारी के क्षेत्र में वो काम करना चाहे कि जो औरों ने पहले ना किए हों। परिणाम ये हुआ कि चित्रकारी सब लोग करते हैं, सबकी पेंटिंग बनती हैं, बिकती हैं, लोग चित्रकार कहलाते हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं जिनके नाम से इतिहास लिखा जाता है, या वो लोग कौन हैं जो एक ही कहलाते हैं? आज फूलों में फूल, गुलाब का फूल दुनिया जानती है, सूरज हमारा एक है, समुद्र हमारा एक है, कि इनकी पहचान स्वयं अपने आप में इतनी अलग होती है कि ये हजारों में अलग पहचाने जाते हैं। तो मेरा भी चित्रकारी को लेके जो मकसद था, तो वो सम्मान प्राप्त करना महत्वाकांक्षा हर कलाकार की होती कि वो मर के भी जिंदा रहे, मील का पत्थर साबित हो, अपनी कलाकारी के नाम से जाना जाए। जी, आप हमारे दर्शकों को जो अभी स्क्रीन पर पेंटिंग है उसके बारे में बताइए। सबसे छोटी पेंटिंग है शायद। हाँ, ये 8 mm की पेंटिंग जो है, तो मैंने प्रयास किया कि जब मुझे चश्मा भी लगता है, मेरी नज़र भी कमज़ोर है, उसके बावजूद भी मैंने ये पेंटिंग बनाई और कोशिश थी मेरी कि मैं उसको बनाऊं। तो मैंने 1 घंटे के अंदर 86 पेंटिंग बनाई, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष की संस्कृति, वहाँ के सारे जो हीरोज़ हैं, नेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, धार्मिकता है, उसमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को दर्शाने का प्रयास किया। और जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसको भेजा तो वो कबूल की गई और माना गया कि भाई ठीक है, बहुत छोटी पेंटिंग है और इसको कैसे आपने बनाई। तो बहुत सामान्य से टूल्स, एक छोटा सा पेन, वाटर कलर, एक ब्रश लेके उसको हमने बनाई और वो बनाई। और रहा सवाल कि 1000 फुट की जो नरेंद्र मोदी जी की पेंटिंग बनाई है, 1000 वर्ग फुट की, उसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के लिए मैंने नाम दर्ज कराई है। और नाम दर्ज होने के उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि सबसे बड़ी बात कि एक ही कैनवास, एक ही कलाकार और एक ही कैरेक्टर, इन 3 चीज़ों को लेके वो वहाँ पे उसको मान्यता मिली है। और आने वाले वर्षों में संभवतः जो मेरे प्रयास हैं कि वो रिकॉर्ड में शामिल होगी और उसमें मैंने मूठ साफ नरेंद्र मोदी की संपूर्ण जो जीवन शैली है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। जी, बहुत खूब। और आपने कहीं ना कहीं कला के माध्यम से ये हमारे दर्शकों के सामने परिलक्षित किया है कि कोई भी चीज़ संपूर्ण तब होती है जब आप उसे अपनी सोच के साथ परिलक्षित करते हैं, आप एक कैनवस पर उतारते हैं, चित्र बनाते हैं। कहीं ना कहीं भावनाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसा कि राज सैनी जी ने किया है और उन्होंने अपनी भावनाओं को चित्रकारी के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो अब मैं आपको और बताना चाहूँगी, आपने एक कोई और पेंटिंग भी बनाई है जो जिसमें कुछ ब्लड से रिलेटेड भी आपने, हाँ, वो भी उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ये मान के चलिए कि सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का जब देश काल में उन्होंने पदभार संभाला तो सारा विश्व उनका केंद्र बिंदु ऐसा बना कि एक ही नाम था। और एक ही नाम होने के कारण तो कलाकार, साहित्यकार, कवि, इन सब का एक फर्ज होता है कि वो सामयिक विषयों पे काम करें और सामयिक विषयों में अपनी भावनाएं व्यक्त करें और लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे में जब सारा विश्व उनकी तरफ देख रहा था तो मेरा भी चित्रकार होने के नाते जो मेरा अपना समर्पण था, मैं जो उनके प्रति अपना भक्ति भाव या अपना श्रद्धा उनके प्रति दिखाने का जो मेरा अपना प्रयास था, तो वो मैंने कहा कि ठीक है, उनका जैसे जन्मदिन आया तो मैंने सितंबर माह में, जब उनका जन्मदिन होता है 17 सितंबर को संभवतः है, तो उस जन्मदिन के ऊपर मैंने अपने शरीर का 120 ml खून लेबॉर्ट्री के माध्यम से और डॉक्टर की परामर्श के बाद निकाल के और उनका मैंने चित्र बनाया था, जो कि 4 फीट बाय 3 फीट का चित्र था। इसकी ये तो अभी की बात है कि उनके जन्मदिन पे ये मेरा समर्पण रहा, लेकिन इसके पूर्व भी मैंने 16 अमर शहीदों के चित्रों को मैंने बनाया है अपने रक्त से, और मैंने अपने कलाकार होने का उनके प्रति समर्पण जाहिर किया है कि मैं उस समय तो नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में नहीं था, लेकिन उनके प्रति मेरा समर्पण भाव चित्रकारी के माध्यम से ऐसा रहा जो मैंने रक्त चित्र बना के जाहिर किया। जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो आपने हमारे देश के लिए दिया और बहुत गौरव की बात है ये। अब हम आगे चलते हैं और दर्शकों, अब जो फिटनेस है वो भी बहुत ज़रूरी है, तो आज हम योग में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप योग के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं और मेडिटेशन के द्वारा या योग में और भी जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आइए देखते हैं।
आइए दर्शकों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं भुजंगासन। विनल, बताइए भुजंगासन। ये आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। दोनों हाथों को ले आइए चेस्ट लाइन, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा जुड़ा हुआ, चिन जमीन पर। श्वास लेते हुए पूरा उठ जाइए, कोहनियाँ सीधी कर देंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ देखेंगे। उसी प्रकार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। इसके बाद आपको वज्रासन की विधि बताते हैं। दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में सामने फैला लीजिए। अब एक पैर फोल्ड करके मोड़कर हिप के पास में, उसी प्रकार दूसरा पैर फोल्ड करके हिप के पास में ले आइए। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख दीजिए। दोनों आंखों को बंद करके आपका ध्यान, आपकी सजगता स्टमक के ऊपर रहेगी। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। कुछ सेकंड्स इसी प्रकार स्थिति में रुकिए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए आइए वापस। इसके बाद देखते हैं अश्व संचालन की विधि। ये आसन खड़े होकर किया जाता है। पैर आपके पास पास रहेंगे। पहले श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानिए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास लेकर आइए। इसके पश्चात एक पैर पीछे लेकर जाइए, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में ही रहेगा और ऊपर की तरफ आप देखेंगे। अश्व संचालन आसन। यहाँ ये ध्यान रखिए कि आपके पंजे से आपका घुटना बाहर की तरफ ना जाए, जिससे आपके घुटने पर एडवर्स प्रेशर ना आए। इससे वापस आने की स्थिति देखिए। हल्का सा पीछे की तरफ जाइए और दूसरे पैर को आगे लेकर आइए। पहले घुटने सीधे रखें। श्वास लेते हुए वापस उठिए 90 डिग्री और धीरे से आइए नीचे। रिलैक्स। अब देखते हैं नौकासन, बोट पोज। इसके लिए पहले आप पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को श्वास लेते हुए 30 डिग्री उठाइए। इसके पश्चात हाथ और फिर धीरे से सिर को उठाइए। बॉडी को एक बोट लाइक शेप में लाइए। जब आप ऊपर आ जाएं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। यथाशक्ति जितना आप रुक पाएँ उतना रुकिए। इससे वापस आने के लिए पहले सिर, फिर हाथ और फिर पैरों को नीचे लाइए धीरे से। रिलैक्स। तो दर्शकों, योगा का होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है योगा, क्योंकि हमारे साथ योगा जो है हमारी बॉडी को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल कर देता है। तो योगा आप ज़रूर करिए और सुबह ज़रूर करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आचार्य जी से मैं अंतिम प्रश्न ये करना चाहती हूँ आचार्य जी, कि जो पतंग उड़ाने का जो एक चलन आया हुआ है कि पतंग उड़ाई जाती है आज के दिन, तो वो क्यों उड़ाई जाती है, और अगर जो त्यौहार इसको जो किस तरह से मनाएं, और जो आपको दर्शक सुन रहे हैं उनको आप क्या समझाइश देना चाहेंगे अंत में चलते चलते? ये पतंग उड़ाने का जो पर्व है, ये अगर हम देखें तो आपने सुना होगा बनारस में काफ़ी रामायण है। तो एक तमिल भाषा में लिखी है नंदा नाम रामायण, उसमें आया है कि भगवान राम ने सबसे पहले रामायण जो है पतंग उड़ाई थी, और जो पतंग उड़कर इंद्रलोक में चली गई, उसके बाद से ही हमारी प्रथा चालू हो गई। ये तो एक प्रथा की बात है, वहाँ से चली। लेकिन अगर हम पतंग उड़ाते हैं, जैसे गुजरात में उड़ाई जाती है, तो ये उसी ऊर्जा के लिए है कि जो सुबह सुबह अगर हम पतंग उड़ाएंगे तो निश्चित हमको ऊर्जा मिलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे इस साल भर, क्योंकि उस दिन राशि परिवर्तन होगा सूर्य का, तो हमको लाभ मिलेगा। और जैसा आपने कहा कि पर्व के लिए, तो आप सभी को मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि आप स्नान करें और पर्व का स्नान लें, जलाशयों में स्नान करें। अपने घर पर भी जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तीर्थ स्थान का जल लेकर स्नान करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और जिन राशियों के विषय में बताया, अगर वो भी वो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वर्ष भर राशियों का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं मिलेगा। जी, बहुत ही संक्षिप्त में मैं ये जानना चाहूँगी कि जो मकर संक्रांति मनाने का वैज्ञानिक कारण अगर कोई है तो वो क्या है, वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं।
वैज्ञानिक कारण जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सूर्य जब सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है तो अगले दिन से एक तिल मतलब जो तिल की बात है, पल पल हमारा सूर्य जो है उत्तर की ओर जाता है और गर्मी बढ़ेगी और वाष्पीकरण होगा, तो उससे निश्चित रूप से जो है हमारी बारिश अच्छी होगी और जो लोग स्नान करेंगे या जो कल जैसे पतंग उड़ाएंगे तो उनको निश्चित रूप से स्वस्थ होने की स्थिति निर्मित होगी, मतलब वो स्वस्थ रहेंगे, वर्ष भर ये स्थिति निर्मित होती है जी। और आप चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उसके बारे में बताएं। मैं ये कहूँगा कि जो मैंने विधि बताई है उसका जो भी आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वर्ष भर ग्रहों का प्रभाव कम मिलेगा और पतंग उड़ाइए और स्वस्थ रहिए। यही आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दूंगा मैं आपको। जी, तो मैं राज सैनी जी जो हमारे वरिष्ठ चित्रकार हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने रिकॉर्ड्स भी बना लिए, आपको सम्मान भी प्राप्त हुआ, आत्म संतुष्टि तो कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हुई होगी। आपने कहाँ कहाँ प्रदर्शनियाँ लगाई हैं, ये हमारे दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ये मान के चलिए कि चित्रकारी के इस मुकाम तक आने के लिए जो प्रयास किए गए या जो संघर्ष किए गए या जो मेरे द्वारा कार्य किए गए, तो निश्चित है कि आज अगर कहीं भी मेरा छोटा सा नाम है तो उसके पीछे है कि मेरा लोगों के बीच में, समाज के बीच में मेरी प्रदर्शनियाँ काफ़ी उसमें मायना उनने रखा है। और मुझे काफ़ी ऐसे मौके मिले कि हिंदुस्तान में एक किसी ज़माने में वर्मा देश हुआ करता था, वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला, मेरी पेंटिंग्स वहाँ भी लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने बड़े कार्यक्रम होते हैं देश के अंदर, लगभग सभी जगह मुझे उनमें अपने चित्रों को लगाने का मौका मिलता है। और ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी बल्कि मुझे अपने आप में कहने में संकोच होता है। हम स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं आपने एक हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ आपने बनाई। ये मान के चलिए कि ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य था कि उनके चित्र मैंने काफ़ी संग्रह किया है और काफ़ी चित्र बनाए हैं उनके, कि सौभाग्य रहा मेरा तो उनको मैं समर्पित कर पाऊँगा। और ये चित्र ही मेरी पहचान है और प्रदर्शनियों के माध्यम से मुझे एक अच्छी जगह मिली है। जी, तो ये प्रदर्शनियाँ लगाने का जो आपका अनुभव रहा, लोगों का कितना आप पर मतलब कितना प्रेम आपको मिला, कितना सम्मान मिला लोगों से आपको? ये तो मान के चलिए कि इसको शब्दों में तो कहा ही नहीं जा सकता कि मुझे जितना मान सम्मान सब कुछ मिला है, ये सब इस समाज ने जिस तरीके से मुझे चित्रकार के रूप में अपनाया है। और मैं एक बात इस जगह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बच्चे या जो परिवार या जो लोग ड्राइंग पेंटिंग को या पेंटिंग को बहुत सामान्य उसमें लेते हैं कि इसमें भविष्य में कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं उनकी ये बात, उनके विचार उनको बताना चाहूँगा मैं कि कम से कम आप किसी भी जीवन के किसी भी पहलू में अपना कोई भी एक लक्ष्य बना के चलेंगे तो वो आपका कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो विधा कोई भी हो। संगीत, साहित्य और कला, ये तीन विधाएं ऐसी हैं कि जिनके परिणाम बहुत देर से मिलते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि परिणाम जब मिलते हैं तो वो लोगों को चकाचौंध कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने उन युवाओं के लिए एक यहाँ पर उत्तर दिया है जो आपको यहाँ सुन रहे हैं। अपने लक्ष्य को आप हासिल करने के लिए मेहनत कीजिए, जैसा कि हमारे वरिष्ठ चित्रकार राज सैनी जी ने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आचार्य लोकेश का जो हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ थे राज सैनी जी जो कि बहुत ही अच्छे वरिष्ठ चित्रकार थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं, प्रसिद्ध हस्तियों की, सुप्रसिद्ध लोगों की आपने बनाई हैं कृतियाँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, आज जो हमारा कार्यक्रम था मकर संक्रांति पर आधारित था और हमारे साथ आज विशेष एक वरिष्ठ चित्रकार थे जिन्होंने बहुत अच्छी कलाकृतियाँ हमारे देश समाज के लिए दी हैं। मैं उनका दोनों का ही धन्यवाद करती हूं और आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आपने हमें अपना समय दिया और आपने ये कार्यक्रम देखा। और आपके जो कॉल्स आए उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। और मकर संक्रांति की एक बार फिर से आप सभी को विशेष शुभकामनाएं। नमस्कार।